हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट जनरल टर्म्स में हम लोग मार्केट का क्या मतलब समझते हैं? ऐसी जगह, ऐसा फिजिकल लोकेशन जहाँ पर कुछ बायर्स और सेलर्स, क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए, वो स्थान मार्केट कहलाता है। पर इकोनॉमिक्स में इसको थोड़े से व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग कुछ वाइडली किया जाता है। यहाँ पर होता है, मार्केट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय विच पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स आर ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टेक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी। ऐसी किसी जगह पर जहाँ पर बायर और सेलर, ये जो बायर और सेलर होते हैं वो सक्षम होते हैं, मतलब जो खरीदने में जिनके पास, खरीदने के लिए जिनके पास पैसे हों वो, और बेचने के लिए जिनके पास वस्तुएं हों वो लोग, ये सक्षम क्रेता और विक्रेता वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए आमने सामने होते हैं। वो स्थान बाजार कहलाता है। प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार बाजार वह क्षेत्र होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता इकट्ठे होकर वस्तु की कीमत और मात्रा का निर्धारण करते हैं। अ मार्केट इज अ मैकेनिज्म बाय विच बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। मतलब मार्केट में सिर्फ वस्तुएं खरीदी और बेची नहीं जाती है। इसका अर्थ सिर्फ इस तरह से नहीं लगाया जाता कि जहाँ पर वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए वो जगह है वो मार्केट कहलाएगी। यहाँ पर मतलब ये होता है कि जहाँ पर वस्तुओं की कीमत और मात्रा डिटरमाइन की जाती है, निर्धारित की जाती है, वो स्थान कहलाता है मार्केट इकोनॉमिक्स में। अ मार्केट कैन बी रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। मार्केट क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। मार्केट की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला है कमोडिटी। देयर मस्ट बी अ कमोडिटी विच इज़ बीइंग डिमांडेड एंड सोल्ड। किसी वस्तु, वह वस्तु जिसकी मांग हो वह मार्केट में उपलब्ध होनी चाहिए बेचने के लिए। दूसरा है बायर्स एंड सेलर्स। देयर मस्ट बी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी। उस वस्तु को बेचने वाले और खरीदने वाले लोग होने चाहिए। थर्ड है कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जब तक कि बायर्स और सेलर्स आपस में बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो वस्तु बिकेगी कैसे? प्लेस और एरिया। देयर मस्ट बी अ प्लेस और एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स कुड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके इंटरेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, वहाँ पर वो इंटरेक्ट करके वस्तुएं बेचेंगे और खरीदेंगे, तो वो प्लेस और एरिया होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट के प्रकार हैं। पहला तो 4 मुख्य प्रकार है। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ओलिगोपोली। Perfect competition. Perfect competition is defined as market structure in which an individual firm cannot influence the prevailing market price of the product on its own. इस बाजार में किसी व्यक्तिगत फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जो परफेक्ट कंपटीशन है या पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है इसे, इस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी व्यक्तिगत फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस the prevailing market price of the product on its own. इस बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत बड़ी होती है। यहाँ समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं। जो वस्तुएं एक जैसी दिखाई देती, समरूप वस्तुओं का मतलब एक टाइप की वस्तुएं ही बेची जाती है, मतलब उनके गुण और रंग और प्रकार आकार में कोई अंतर नहीं होता, वस्तुएं एक समान होती है और बाजार में केवल एक ही कीमत प्रचलित होती है। वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। जहाँ पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र बराबर होते हैं वहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ग्राफ से हम लोग परफेक्ट कंपटीशन को समझ सकते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन का कर्व है, ये इंडस्ट्री का कर्व है। यहाँ पर ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। जहाँ पर डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व एक दूसरे के बराबर होंगे वहीं पर प्राइस का निर्धारण होगा। मतलब इतनी क्वांटिटी की प्राइस इतनी होगी, OX क्वांटिटी की प्राइस OP होगी। और एक बार उद्योग ने जो कीमत निर्धारित कर दी किसी भी वस्तु की, उस प्राइस को फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फर्म का मतलब इंडस्ट्री मीन्स, जैसे हम लोग
कॉटन इंडस्ट्री बोल रहे हैं। कॉटन इंडस्ट्री का मतलब बहुत सारे फर्म है, जो छोटी छोटी फर्में हैं, वो बहुत सारी फर्में उत्पादन करेंगी। तो इन फर्मों का समूह कहलाता है उद्योग। तो उद्योग डिसाइड करेगा उसकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर कि उसकी कीमत क्या होगी। जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगे, वहीं उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। और जो फर्में हैं उन्हें इस प्राइस को स्वीकार करना ही होगा, वो अपनी तरफ से प्राइस नहीं रख सकती। तो यहाँ पर जो फर्में होती हैं वो कीमत प्राप्त करता होती हैं, ये अपनी तरफ से कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। इसलिए एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू यहाँ पर बराबर होते हैं कीमत के। ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व में जो कीमत है वो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। मतलब कीमत स्थिर रहती है। कीमत जो एक कीमत है वही कीमत सभी दुकानें लगाएंगी। कोई भी एक फर्म, मतलब उद्योग ने जो कीमत निर्धारित कर दी उसी कीमत पर सभी फर्मों को अपना सामान बेचना पड़ेगा। तो रिवेन्यू बदलता नहीं है। यदि किसी चीज़ की प्राइस फिक्स हो गई 10 रुपये तो वो 10 रुपये में ही बिकेगी। तो एवरेज रिवेन्यू उसका, यदि 10 रुपये उसकी कीमत है तो एवरेज रिवेन्यू भी 10 रुपये होगी, क्योंकि हर 10 रुपये में एक बिक रहा है और 100 रुपये में 10 बिकेगा। तो एवरेज रिवेन्यू क्या हो गया, 10 ही हो गया। मार्जिनल रिवेन्यू भी हर एक एक्स्ट्रा वस्तु की कीमत भी वो 10 रुपये ही रख सकता है, वो अगली वस्तु को 11 रुपये में नहीं बेच सकता। इसलिए एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कीमत के बराबर होंगे। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड देयर इम्प्लीकेशंस। फीचर्स क्या होते हैं? पहला है अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। तो इस बाज़ार में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, पर कोई भी व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। विक्रेता केवल मूल्य स्वीकार करता होता है। जो इंडिविजुअल सेलर है वो प्राइस टेकर होता है, ना कि प्राइस मेकर। दूसरा है होमोजीनस प्रोडक्ट। सभी वस्तुएं समरूप होती है, मतलब सभी वस्तुएं विशेषताओं के आधार पर एक जैसी होती है। मतलब उपभोक्ता के पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि इसके बदले ये खरीदे। सभी इकाइयां एक जैसी होती हैं, तो वो एक की अपेक्षा दूसरे को प्राथमिकता नहीं दे सकता। थर्ड है फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। जब बहुत लंबे समय तक किसी फर्म को हानि होती रहे उस इंडस्ट्री में, तो कोई भी फर्म मार्केट को छोड़ के जा सकती है आसानी से। उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसकी जब मर्जी वो मार्केट को छोड़ सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी यदि कोई किसी इंडस्ट्री में अचानक तेज़ी आ गई और उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में, उसके लिए ज़्यादा मांग हो गई है, तो बहुत सारी फर्में उसकी ओर आकर्षित होती हैं, तो वो नई फर्म भी उस इंडस्ट्री में जुड़ सकती हैं। तो कोई भी फर्म के लिए एंट्री और एग्जिट इम्पॉसिबल नहीं होता और उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। फर्म्स हैव फ्रीडम टू मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ एन इंडस्ट्री। परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब बाय और सेलर दोनों को मार्केट का पूरा ज्ञान होता है। मतलब यदि कोई पेंसिल 10, कंज्यूमर को ये पता होता है कि कोई पेंसिल 10 रुपये में मिलती है, एक पेंसिल 10 रुपये में मिलती है, तो यदि कोई विक्रेता कोई सेलर उसको 11 रुपये में बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पेंसिल तो 10 रुपये में मिलती, तो वो उससे नहीं खरीदेगा, वो उसी से खरीदेगा, वो दूसरी फर्म की तरफ चला जाएगा, वो उसी से खरीदेगा जो उस पेंसिल को 10 रुपये में बेचे। और कोई भी विक्रेता उस पेंसिल को कभी 9 रुपये में बेचने की कोशिश नहीं करेगा। यदि वो उसको 9 रुपये में बेचने की कोशिश करेगा और बेच देता है तो उसे ही हानि होगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा जो उद्योग होता है, जो फर्में होती है, जो सेलर्स होते हैं, वो सामान्य लाभ कमा रहे होते हैं, वो बहुत अधिक लाभ नहीं कमा रहे होते हैं। तो यदि वो प्राइस में थोड़ा भी इधर उधर करते हैं, कम करते हैं, तो उन्हें नुकसान हो जाएगा, वो अपनी लागत नहीं निकाल पाएंगे। और यदि अधिक में बेचते हैं तो उनकी सेलिंग कम हो जाएगी, वो दूसरे फर्म से, जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो दूसरे फर्म से जाकर अपनी चीज़ खरीद लेंगे। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। The factors of production can move easily from one firm to another. Workers can move between jobs and between places. कोई भी फैक्टर है, फैक्टर मीन्स अपन लेबर ही, हम लोग लेबर को ही देख सकते हैं। लेबर किसी भी एक फर्म से दूसरे फर्म में आसानी से स्विच कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकता है, उसको मूव करने की फ्रीडम होती है।
एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यातायात लागत का अभाव होता है। ऑल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड लोकली, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ज़ीरो। वस्तुओं के उत्पादन में लागत उनके उत्पादन की लागत बस जोड़ी जाती है, ऐसा मान लिया जाता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।